पारसपुर गांव में ठाकुर हरिचंद का परिवार अपनी समृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। ठाकुर हरिचंद के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और गांव वाले उन्हें सम्मान से बड़े ठाकुर कहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी राधा। बचपन से ही अपने पिता की लाडली थी। राधा बेटी, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लो और कभी भी अहंकार ना कर हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना सीखो। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और हमेशा दीन दुखियों की मदद करूंगी। राधा का बचपन सुख और ऐश्वर्य में बीता। वो सोने की चूड़ियां पहनती, महंगे कपड़े पहनती और गांव के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलती। तभी एक दिन हरिचंद का छोटा भाई गोविंद, जो शहर में रहता था, वो गांव आया। भैया, शहर में एक शानदार व्यापार का मौका है, बर्तन बेचने का व्यापार। अगर आप अपनी सारी जमीन बेच दें और उसमें निवेश करें तो सालों में दौलत दुगुनी हो जाएगी। नहीं गोविंद, ये जमीन मैंने अपनी बेटी राधा के शादी के लिए बचाकर रखी है, उसे मैं नहीं बेच सकता। ये सही कह रहे हैं देवर जी। आपके दो बेटे हैं जो आज नहीं तो कल कमाने लगेंगे और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो केवल राधा है, जिसकी शादी के बाद बुढ़ापे में हमारा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होगा, सिवाय हमारी जमा पूंजी के। मेरे दोनों बेटे रूपम और अनुपम पर जितना अधिकार मेरा है, उतना ही आप लोगों का भी है भैया भाभी। आपने यह सोच भी कैसे लिया कि वह बुढ़ापे में मेरा तो सहारा बनेंगे, लेकिन आपका नहीं? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम तीनों बाप बेटे आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। गोविंद सही कह रहा है पार्वती, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। वह कभी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। यह मौका गंवाना मूर्खता होगी। सोचो, हम बिना कुछ किए ही कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। पार्वती के हाँ कहने पर हरिचंद ने अपनी सारी जमीन बेच दी और सारा पैसा गोविंद को सौंप दिया। तभी कुछ महीनों बाद गोविंद घबराते हुए हरिचंद के पास आया। अनर्थ हो गया भैया, अनर्थ हो गया। व्यापार में घाटा हो गया और आपका सारा पैसा डूब गया। हम दिवालिया हो गए। ये सुन हरिचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुखी स्वर में बोला, अब मेरी बेटी राधा की शादी कैसे होगी गोविंद? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दी थी। राधा के लिए एक सुंदर सा लड़का भी देख लिया था। इस घाटे ने मेरे और पार्वती के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पार्वती हरिचंद को कोसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये गलती मत करना। व्यापार चालू करना मतलब लॉटरी खेलने जैसा होता है। चल गया तो चांद तक पहुंच सकता है और ना चला तो धरती पर भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मुझे माफ कर दो पार्वती, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अब ठाकुर हरिचंद को घर खर्च और दवा दारू लाने के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, जिसे ना चुका पाने के कारण उसकी बाकी की जमीन जायदाद को भी साहूकारों ने अपने कब्जे में ले लिया और वो तीनों सड़क पर आ गए। हम कहाँ जाएंगे जी? राधा को बहुत भूख लगी है और यहाँ एक सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं। हरिचंद इस अपमान और दुख को और सहन नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। राधा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना। हरिचंद की मौत से पार्वती भी अंदर ही अंदर बहुत टूट गई और एक दिन राधा को अनाथ छोड़कर वो भी चल बसी। माँ, बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरे हर दुखों के सामने ढाल बनकर कौन खड़ा रहेगा? राधा अब अपने बिके हुए घर के पास एक झोपड़ी में रहने लगी और दूसरों के घर बर्तन मांजने का काम करने लगी। तभी एक दिन उसके चाचा गोविंद अपने दोनों बेटे रूपम और अनुपम और उनकी पत्नियां चमेली और मालती के साथ आए।
मानना पड़ेगा मेरे प्यारे भैया और भाभी, तो एक नंबर के भोले या सच कहूं तो मूर्ख थे। बिना लिखा पढ़ी के ही मुझे अपनी सारी जमा पूंजी दे दिया, जिसे मैंने खूब पैसा कमाकर तुम दोनों की शादी एक अमीर घराने में की, और उनका घर भी अपने आदमी को साहूकार बनाकर खरीद लिया, और यही समझते रहे कि मैं दिवालिया हो गया था। जरा धीरे बोलिए ससुर जी, कहीं वो करमजली राधा ये सब ना सुन ले। मैंने सुना है वो अब घर घर घूमकर बर्तन मांजती है। एक काम कीजिए, उसे हमारे यहाँ रख लीजिए। सही कहा दीदी, कोई तो अपने रिश्तेदारी वाला होना चाहिए जिसे हम अपनी रईसी दिखा सकें। गोविंद ऐसा ही करता है और राधा को अपने घर पर बर्तन मांजने के काम पर रख लेता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। एक दिन, मैंने सारे बर्तन मांज दिए हैं चाचा जी, अब क्या करूं? ए राधा, मुझे चाचा वाचा मत बोला कर। मैं इस घर का मालिक हूँ और तू मेरी नौकरानी, इसलिए मुझे सेठ जी कहकर पुकारा कर, समझी? राधा ये सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर खामोशी। हे भगवान, ये कैसा खेल रचाया है। मेरी भाभियां शहर की रानियां बन गईं और मैं यहाँ इस टूटी चप्पल में। तभी उसकी बड़ी भाभी चमेली अपने भारी गहनों और रेशमी साड़ी हवा में लहराती हुई आई। उसके साथ उसकी छोटी भाभी मालती भी थी, जो उससे ज्यादा सज धज कर आई थी। अरे राधा, ये क्या हाल बना रखा है? फटे कपड़े, रूखा चेहरा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ठीक से पहनने खाने को भी नसीब नहीं होता। सही कहा चमेली दीदी, मैंने सुना है बचपन में ये राधा अपने माँ बाप का महंगा महंगा गहना पहनकर हमारे पतियों को खूब जलाती थी। अब देखो इसकी हालत, लगता है 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं। दीदी, माना मैं भूखी हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। अपने बर्तन मांजने के मेहनताने के सिवाय मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, और अगर तू मांगेगी तब भी हम तुझे देंगे नहीं, भिखारिन कहेंगी। हाँ, तुझसे अच्छे तो हमारे घर के कुत्ते लगते हैं। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी भाभियां उसकी गरीबी का मजाक तो बना रही थीं, लेकिन उसके छुपे दर्द को कोई नहीं समझ पाया। फिर भी राधा ने खुद को संभाला और उनकी बातों का जवाब दिया। दीदी, मैं यहाँ खुश हूँ, बस आप लोग खुश रहें। वैसे गांव के हालचाल पूछने आई थी या कोई और काम है? गांव के हालचाल पूछने का हमारे पास टाइम नहीं है राधा, हम तो अपनी नई हवेली का न्योता देने आए हैं। हाँ राधा, शहर में हमने 3 मंजिल की हवेली ली है। हर कमरे में पंखा और हर खिड़की से नजारा है। तू आएगी तो तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। बहुत अच्छा किया दीदी, भगवान आपका भला करे। दोनों भाभियां गर्व से मुस्कुराईं और राधा की गरीबी को एक बार फिर अपनी अमीरी से रौंदते हुए चली गईं। राधा ने चुपचाप उनके जाने के बाद अपना चूल्हा बुझाया और सोचा कि क्या ये भगवान का इंसाफ है। भगवान, आप मुझे गरीब बना सकते हैं, पर मेरी आत्मा का ये स्वाभिमान कभी मत छीनना, जो अपनी अमीर भाभियों द्वारा नीचा दिखाए जाने पर भी झुकता नहीं है। कुछ दिनों बाद राधा को भी शहर जाने का मौका मिला। उसकी एक पुरानी सहेली ने उसे बुलाया था। वो पहली बार अपनी भाभियों की हवेली में गई। अरे वाह राधा, तू यहाँ कैसे? लगता है तेरी सहेली ने तुझे भेजा है ताकि हमारी अमीरी देख सके। नहीं दीदी, मैं तो यहाँ आपका शहर देखने आई हूँ। चमेली और मालती एक पल को चुप हो गईं, लेकिन उनकी भव्यता और ऐशो आराम ने उन्हें फिर से अहंकारी बना दिया। उन्होंने राधा को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओफो राधा, तेरे पास पहनने के लिए ढंग की साड़ी भी नहीं है। चल, हम तुझे कुछ नए कपड़े दिलवा देते हैं, और साथ में थोड़े गहने भी। आखिर तू हमारी ननद है, गरीब दिखेगी तो हमारी इज्जत कम होगी। राधा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया और उन्हें धन्यवाद दिया।
वो समझ गई थी कि उसकी भाभियां उसके साथ एक भद्दा मजाक कर रही हैं। दीदी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो बस थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए। मुझे गहनों और कपड़ों की जरूरत नहीं है। वाह राधा, अब तू हमें ज्ञान भी देगी। अपनी औकात मत भूल, मजनी कहीं की। राधा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद हालात ने नया मोड़ लिया। एक दिन गांव का सरपंच राधा से बोला, सुनो राधा बेटी, तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत साल पहले 10,000 रुपए उधार दिए थे। ये लो, आज मैं ये तुम्हें वापस लौटाता हूँ। अब तुम्हें अपने भाभियों की दया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरपंच जी, मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ। ये मदद मेरे लिए बहुत बड़ी है। उन पैसों से राधा ने बर्तन बेचने का व्यापार चालू किया। कुछ ही महीनों में राधा का व्यापार चल पड़ा और वो अपनी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव के कारण गोविंद से भी बड़ी व्यापारी बन गई। उसकी भाभियों ने जब ये सुना तो वे चौंक गईं। राधा, हमने सुना तू अब शहर की सबसे बड़ी व्यापारी बन गई है। दीदी, ये सब भगवान की कृपा और आप दोनों के ताने तराने का कमाल है। अगर आपने मुझे इतने ताने ना मारे होते तो मैं शायद कभी मेहनत ना करती। चमेली और मालती ये सुनकर शर्मिंदा हो गईं। दूसरी तरफ राधा का व्यापार खूब बढ़ने लगा और गोविंद के अहंकार और धोखाधड़ी के कारण उसके बर्तन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता और एक दिन वो सच में दिवालिया हो जाता है।